मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा छत्तीसगढ़ संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्राही जी। पाणिग्राही जी नमस्कार। नमस्कार पटेल जी। और चर्चा शुरू करने के पहले आप सब से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पाणिग्राही जी, पहले जो अभी सीट शेयरिंग है जी एनडीए के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले जो सीट मिला था 2020 के चुनाव में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाजपा अभी सीट शेयरिंग में एनडीए की 101 सीट पे लड़ रही है, 243 में। जनता दल यूनाइटेड 101, लोक जनशक्ति पार्टी 29 और हम हिंदुस्तान अवाम पार्टी 6 और कुशवाहा जी की पार्टी 6। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा लड़ी थी 110 सीटों में और सीट मिली थी 74। और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी 115 सीट में, सीट मिली थी 43। और वीआईपी जो वर्तमान में एनडीए गठबंधन में नहीं है, सहनी जी की पार्टी, वो लड़ी थी 11 सीट में और सीट मिला था 4। और हिंदुस्तान अवाम पार्टी जीतन राम मांझी जी के जो पार्टी है, 7 सीटों में लड़ी थी, सीट मिली थी 4। और टोटल जो सीट थी एनडीए की वो 125 सीट थी। और अभी मेरा अनुमान है जो भाजपा 101 सीट में चुनाव लड़ रही है, उसमें 80 से 82 सीट, जनता दल यूनाइटेड जो 101 सीट में चुनाव लड़ रही है 40 से 45, लोक जनशक्ति पार्टी 22 से 25 29 में, हम और कुशवाहा जी की जो पार्टी है 6 से 8। इस तरह मेरा अनुमान है कि एनडीए गठबंधन को 148 से 160 सीट और AIMIM ओवैसी जी की पार्टी और जन सुराज पार्टी और निर्दलियों को जो मिला के जो सीट मिलेगी वो 12 से 24 सीट। इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर जो है, पिछले चुनाव से मेरा जो अनुमान है, पिछले चुनाव से एनडीए बीजेपी को अधिक सीट मिलने के 3 कारण हैं। एक, AIMIM ओवैसी जी की पार्टी है, उसके जो लोकप्रियता में गिरावट नहीं आया है। और पिछले चुनाव में 1.25 से 1.5% जो वोट मिला था, वो कम से कम 3% वोट मिलेगा ओवैसी के पार्टी को। और जन सुराज पार्टी जो अस्तित्व में नहीं आई थी 2020 के चुनाव में, अभी अस्तित्व में आई है, इसको 3 से 5% वोट और 3 से 5 सीट मिलने की उम्मीद है, 7 भी हो सकती है। और पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो पार्टी है चिराग पासवान जी के, वो एनडीए में नहीं थी और लगभग 135 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और उसको 6% वोट मिला था। भाजपा को 20% वोट और जदयू को पिछले चुनाव में 15% वोट। और इस तरह से पिछले चुनाव में जो वोट मिला था एनडीए को, उससे अधिक वोट परसेंट मिलने की संभावना है। चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, उसके 6% अगर मिल जाता है इसमें एनडीए में, और मुसलमानों का जो एग्रेसिव वोटिंग था इंडी गठबंधन
आरजेडी के पक्ष में, उसमें कमी दिखाई दे रहा है। जो पिछले चुनाव में 80% लगभग वोट मिला था मुसलमानों का, इस चुनाव में 60% वोट मिलने की संभावना है इंडी गठबंधन को। यादवों में भी वो स्थिति है। यादव लोग एग्रेसिव वोट दिए थे पिछले चुनाव में, लगभग 80% वोट राष्ट्रीय जनता दल को, आरजेडी को मिला था। वो यादवों के भी वोट 60% वोट मिल सकता है। दूसरा, मोदी जी के लोकप्रियता में वृद्धि हुई है पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। और अभी जो एनडीए की सरकार है, वो जो 10,000 महिलाओं को देने का स्कीम है, उसका नाम पाणिग्राही जी क्या है? उसका नाम है क्या, रोजगार वो से संबंध, भूल रहा हूं मैं, रोजगार से संबंधित है, अभी बताया था। जी जी जी, जो एक मुश्त अभी महिलाओं को दिया गया है। हाँ इन हाँ, सब को मिला के लगता यह है कि, अनुमान है जीविका दीदी, जीविका कि दीदी। जीविका दीदी हम्म, जो योजना है, जो 10,000 दिया गया है चुनाव के पहले हर महिलाओं को, आजीविका दीदी, तो हाँ। हाँ, आजीविका दीदी। तो अभी जो होगा, चुनाव हो रहा है, फर्स्ट फेज हो चुका है, सेकेंड फेज 11 को होने वाला है, 14 के काउंटिंग है। तो इंडी गठबंधन और भाजपा के बीच वोटों के अंतर 8 से 10% हो सकता है। जो पिछले चुनाव में लगभग 2% था, 8 से 10% की अंतर हो सकती है। और 8 से 10% की जो अंतर है, उससे तो मेरा जो अनुमान है 148 से 160, उससे भी आगे जा सकती है। तो पाणिग्राही साहब, आप बताएं कि आपका विचार क्या है? धनीराम जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आपका और हमारा यह एक पहला चुनाव विश्लेषण नहीं है। हम जी और जी आप देश में जो भी चुनाव होता है उसमें बैठते हैं और इस प्रकार के डिस्कशन और विश्लेषण करते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, उधर साउथ के चुनाव हो, सब में हमारा डिस्कस होता है। और आपका और हमारा डिस्कस के बाद जो रिजल्ट हम चुनाव पूर्व एक विश्लेषण में प्राप्त करते हैं, वो जब एक्यूरेट रिजल्ट निकलता है तो वही रहता है लगभग दो जी चार जी सीट जी के। ये आपके विश्लेषण की खासियत है आपके इस चैनल का। वास्तव में आज जो बिहार में चुनाव हो रहा है, जी अगर हम देखें तो चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव के पैटर्न में चुनाव हो रहे हैं। जैसे जी जी महाराष्ट्र में बाकी सारे गठबंधन एकदम साफ हो गए और एक तरफा एनडीए के पक्ष में लोगों का रुझान आया और एक तरफा वोटिंग हुआ। ठीक उसी पैटर्न में बिहार का चुनाव भी जा रहा है। उसके पीछे जो रीजन है, जो कारण है, वो स्पष्ट है कि एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। पिछले बार रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी, जिसमें चिराग जी नेतृत्व कर रहे थे, एलजेपी, वो अलग चुनाव लड़ रही थी और उसने बहुत ज्यादा डैमेज किया जेडीयू को। जी जी इस बार वो 6% वोट आप 135 सीट में लड़ करके प्राप्त किए थे। अगर पूरे बिहार में देखें तो उनका वोट प्रतिशत भी 9% के आसपास होता है। जी 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 वो वोट एक साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के साथ है, वो अलग नहीं है। इस बार लोकप्रियता के मामले में मोदी जी की लोकप्रियता का कहीं कोई सानी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान से अलग नहीं है बिहार। जैसे संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों का एक श्रद्धा अपने प्रधानमंत्री के प्रति है, वही श्रद्धा, वही आस्था, वही विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति बिहार के लोगों का भी है। मोदी जी की लोकप्रियता के साथ साथ मोदी जी की योजना और मोदी जी का काम, मोदी जी की योजनाओं में जन कल्याणकारी योजना सीधा सीधा लोगों के दिल को छूता है।
कोई भूखा नहीं सोएगा, सबको हम फ्री में अनाज देंगे। ये लोगों के घर में अनाज पहुंच रहा है। उज्ज्वला महिलाओं को गैस, आज शौचालय, उजाला, हर घर में बिजली, एलईडी सस्ता, फिर नल से जल। आप कल्पना नहीं करिएगा, बिहार में सभी घरों में नल से जल पहुंच रहा है। महिलाएं मटका लेकर के किलोमीटर तक पानी के लिए जाती थी, आज वो टोटी घुमाते हैं और पानी आ जाता है। ये जो कार्य है मोदी जी के, वो एक तरफ मोदी जी की लोकप्रियता एक तरफ, और नीतीश जी के 20 साल का सुशासन, उसको भी लोग देख रहे हैं। नीतीश जी के कार्यक्रमों में, और अभी एनडीए का जो एक आया आजीविका दीदी, जिसमें 10,000 रुपया उनके खाते में डाल दिए गए। जी जी जी। अभी 1 महीना पहले उनके खाते में 10,000 रुपया आया है। हर महिला के, बिहार के 1,24,00,000 महिलाओं के खाते में ये पैसा गया है, करोड़ों महिलाओं के खाते में। दूसरा, केवल 10,000 रुपया नहीं गया है, उस योजना में एक मूल बात जो है कि ये 10,000 तो उनको टोकन के रूप में गया है। अभी ये फ्री में उनको आजीविका को शुरू करने के लिए, आजीविका के लिए 2 लाख रुपया और आएगा उनके खाते में। बैंक के लोन के रूप में होगा। 10,000 लोन नहीं है, ये फ्री है, पर 2 लाख रुपया लोन के रूप में आएगा, और उसमें बहुत न्यूनतम ब्याज, और उसमें महिलाएं सशक्त होंगी। इसलिए एक तरफा महिलाओं का रुझान। तो ये जो योजना है, साथ में चिराग जी का दल का वोट जुड़ा है, मोदी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता के साथ साथ एक बात और कहूं आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी का केडर है, और उसमें हमारे जो अनुसांगिक संगठन है बीजेपी के, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऐसे अनेक 40-42 संगठन हैं जो जमीन पर जाकर के काम कर रहे हैं। जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव समाप्त हुआ, वहां से वो टीम दिल्ली गई, और कुछ टीम उसी दिन से बिहार आ गया था। वो बिहार में फील्ड पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा महागठबंधन के साथ जो दुर्भाग्य जुड़ा है, उसमें उनकी एकजुटता नहीं है। आज एनडीए दल कहीं किसी का फ्रेंडली फाइट नहीं हो रहा है। मित्र लड़ाई कहां होता है भाई, लेकिन महागठबंधन में है। 12-13 सीट ऐसे हैं जहां कांग्रेस भी लड़ रही है, तो आरजेडी भी लड़ रही है। वामपंथी लड़ रहे हैं तो आरजेडी लड़ रही है, वामपंथी लड़ रहे हैं तो कांग्रेस लड़ रही है। इस प्रकार 12-13 सीट हैं जहां वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। फिर इनका सीट का घोषणा कब हुआ? जब प्रथम फेज के नामांकन का आखिरी दिन था, उस दिन इनका सीट के बारे में बात हुआ, नहीं सीट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे थे। आपस की लड़ाई है वहां कि वो एक दूसरे को जिताने के लिए उनका वोट कैसे शिफ्ट होगा, वो समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस का वोट आरजेडी को शिफ्ट नहीं होगा, आरजेडी का वोट कांग्रेस को शिफ्ट नहीं होगा। वो आपस में वहां इतनी प्रतिद्वंदिता है, और उसका फायदा प्रशांत किशोर ने उठाया। आप देखिएगा, इनके जो बागी हुए, जहां कांग्रेस ने टिकट प्राप्त किया, जहां कांग्रेस को सीट मिला है, वहां आरजेडी का जो टिकटार्थी था वो प्रशांत किशोर के टिकट से लड़ रहा है, और जहां आरजेडी को टिकट मिला, वहां कांग्रेस का जो वहां का कैंडिडेट था वो प्रशांत किशोर के टिकट से लड़ रहा है। अब कल्पना कि ये प्रशांत किशोर के जो लड़ने वाले हैं, उसमें से 60% लोग ऐसे हैं जो इनके बागी लोग लड़ रहे हैं। जहां जिस पार्टी नहीं मिला, उस पार्टी में जिसको सीट नहीं मिला, वो पार्टी वाला लड़ रहा है। ये सारी लड़ाई है। दूसरा, ओवैसी फैक्टर भी बड़ा सिर चढ़ के बोल रहा है। सीमांचल और ओवैसी केवल एक नहीं है, उस समय तो अकेला लड़ा था और 5 सीट जीता था। 4 भले ही जाट में आरजेडी में मिल गए थे,
लेकिन इस बार वो सीट भी ज्यादा लड़ रहे हैं। और केवल एक गठबंधन नहीं है, बिहार में 3 गठबंधन है। एक महागठबंधन है, एक एनडीए है, और एक ओवैसी ने भी एक गठबंधन किया है 3-4 दलों के साथ मिलकर के। उनका गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है। प्रशांत किशोर का अलग फैक्टर है। तो ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए जेडीयू के साथ, चिराग पासवान के साथ, मांझी जी के साथ और कुशवाहा जी के साथ 5 पांडव एक साथ लड़ रहे हैं। और पांचों पांडव मिलकर के इस महाभारत में विजयश्री हासिल करेंगे ही केवल नहीं, बल्कि 3/4 बहुमत प्राप्त करेंगे। आपका आकलन जो है 148 से 60 सीट, और मेरा आकलन है वो 185 से 190 सीट तक जाएगी इस बार। और उसके पीछे ये सारे कारण हैं। दूसरा कारण सबसे बड़ा जो है वो है राहुल फैक्टर। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि राहुल गांधी कैसे राजनीति कर रहे हैं। चुनाव के 2 महीना पहले आए और वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अब जरा कल्पना करना, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, और राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। तो वोट चोरी का आधार क्या हो सकता है? फर्जी वोटिंग। फर्जी वोटिंग कैसे होता है? जब वोटर लिस्ट में फर्जी नाम रहेंगे तो। और एसआईआर फर्जी नाम को दूर कर रहा है। तो फर्जी नाम जब दूर हो रहा है तो एसआईआर क्यों नहीं होना चाहिए? तो एसआईआर होना चाहिए, तो फर्जी वोट रुकेगा। तो ये आपस में कैसे इनका प्रतिद्वंदिता है वो मैं बता रहा हूं। इसलिए इन सारी तत्वों को देख के मैं कहता हूं एनडीए इस बार 185 से 190 सीट तक जाएगी। अच्छा पाणिग्राही जी, ये 2010 के चुनाव में माने ये जो जनता दल यूनाइटेड को लगभग 90-95 सीट मिला था और भाजपा को लगभग 80 सीट मिला था। मतलब वो 180 के आसपास थे एक बार 10 में जब चुनाव हुआ था। तो आप बोल रहे हैं कि उससे भी आगे बढ़ जाएगी, उससे आगे जाएगा है। अच्छा जाएगा। मैं यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के लोकप्रियता में निसंदेह गिरावट आया है, लेकिन मोदी जी के जो लोकप्रियता है और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं एनडीए सरकार के, वो और महिलाओं में नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता अभी भी है। महिला जो बोल रहे हैं वहां पे कि हमारे लिए हमको सशक्त किया, हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था किया, हमारे लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था किया, हमारे लिए साइकिल की व्यवस्था किया। तो निसंदेह नीतीश कुमार जी के लोकप्रियता में गिरावट आया है, लेकिन महिलाओं में उनका लोकप्रियता बरकरार है। और जो ओवैसी का जो फैक्टर है वो बहुत डैमेज करेगा इंडी गठबंधन को, महागठबंधन को, और उसका फायदा सीधा सीधा भाजपा लीड एनडीए को होगा। इसमें मैंने एक 8 से 10% के दोनों के वोट के अंतर जो रखा हूं, उसमें हो सकता है कि आपके अनुमान के अनुसार जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में भी हम लोग चर्चा किए तो उस समय आपने बोला था, तो हो सकता है कि वैसे बिहार में भी हो जाए और जो 148 और 160 से अनुमान है वो और आगे बढ़ जाए और आपके आकलन के अनुसार करीब में आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो पाणिग्राही जी, फिर अभी जो महागठबंधन इंडी गठबंधन है उसके बारे में चर्चा करता हूं। मैं अनुमान उसका, मेरा जो आकलन है उसको बताता हूं। अभी मेरा अनुमान है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 50 से 55, कांग्रेस 10 से 12, वीआईपी 3 से 5 और जो अन्य जो कम्युनिस्ट के उनके गठबंधन है वो 8 से 10 सीट। इस तरह में मेरा आकलन है कि जो इंडी गठबंधन को 71 से 82 सीट मिलेगी और अन्य में जो है जन स्वराज पार्टी, एआईएमआईएम, ओवैसी के और
जो अन्य निर्दलीय हैं उनको 12 से 24 सीट, ऐसा मेरा मानना है। उसमें जो एक कारण बताया कि जनता आरजेडी के जो सीटों की संख्या कम और मत प्रतिशत कम क्यों होगी, तो यादव लोगों में भी जो एग्रेसिव वोटिंग हुआ था पिछले चुनाव में, लगभग 80% अनुमान लगाया गया था कि 80% यादवों का वोट गया था इंडी गठबंधन के पक्ष में, आरजेडी के पक्ष में, और मुसलमानों का भी 80 से 85% वोट गया था आरजेडी और इंडी गठबंधन के पक्ष में। दोनों में गिरावट आया है। एक तो जन सुराज पार्टी जहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया है तो वो आरजेडी और कांग्रेस के बागी को दिया है, तो अपने क्षेत्र में प्रभाव के कारण उनका अच्छा जनाधार है। और दूसरा, मुसलमानों को अधिकांश जो टिकट दिया है, जो 234-35 सीट में लड़ रही है जन सुराज पार्टी, तो उसके कारण जन सुराज पार्टी को जैसे 3 से 5 या 6% वोट मिलता है, तो 6% भी वोट मिलता है या 5% भी वोट मिलता है, उसमें 6% में 1.5% वोट हो सकती है भाजपा के, बाकी 4 से 4.5% जो वोट है वो इंडी गठबंधन के होगी। तो इस आधार पे इंडी गठबंधन और एनडीए के वोटों में 8 से 10% अंतर आएगी और उसके फायदा एनडीए को होगी। आपके क्या विचार है इसके बारे में? आपका आकलन बिल्कुल सही है। महिलाओं की बात आपने कही, आप देखिएगा फर्स्ट फेज के चुनाव समाप्त हो चुका है और प्रथम फेज में जो वोट का प्रतिशत आया है, पुरुष और महिलाओं के वोट के अंतर 8% का है। 8% ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया है पुरुषों से। आप देखिए 61% के लगभग वोटिंग हुआ है पुरुषों का और 69% के वोटिंग हुआ है महिलाओं का। महिला वोट तरफा बढ़े, जबकि महिलाओं का वो जो रेशियो है, वहां लिंगानुपात जो है बिहार का, उसमें 1000 पुरुष में 946 महिलाएं हैं। देश में लिंगानुपात में सबसे कम महिला संख्या है, महिलाओं की संख्या कम है बिहार में, लेकिन वोट प्रतिशत में 8% ज्यादा पुरुषों से महिलाओं ने वोट दिया है। आप कल्पना करिए। मुसलमानों की वोट की बात आपने कही, मुसलमान महिला भी एनडीए को वोट कर रहा है। मेरे जो मित्र लोग हैं वहां, मेरे जो दलगत संबंध है वहां, और वहां जो मेरे कुछ रिश्तेदारी है, उन सारे सोर्स से मैंने जो जानकारी हासिल की है, और बिहार प्रवास में भी मैंने कुछ बातें वहां नोट किया है, जिसमें निश्चित रूप से एनडीए को इस बार महिला वोट मुसलमानों का भी मिल रहा है। उसके पीछे कारण है, एक तो 3 तलाक वाला जो माननीय मोदी जी का प्रकरण आया, 3 तलाक पे सजा का प्रावधान किया, 3 तलाक कोई नहीं कर सकता, इससे महिलाओं में सुरक्षा बढ़ा। तो उनके मन में यह बात आया कि भाई हमारे लिए कोई सोचता है तो नरेंद्र मोदी सोचता है। दूसरी बात, जो योजना नरेंद्र मोदी जी का हुआ, वो कहीं कोई भेद नहीं किया मुसलमान और हिंदुओं में, वो योजना के बराबर हुआ और उसका लाभ सीधा मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है। चाहे वो चावल का मामला हो, अनाज का मामला हो, गेहूं का मामला हो, चाहे वो शौचालय निर्माण का मामला हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस सिलेंडर का मामला हो, सीधा महिलाओं को। और जो महिलाओं के लिए मकान बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास, वो मुस्लिम महिलाओं के लिए बन रहा है, उनके नाम पर बन रहा है। और जब मकान मुस्लिम महिला के नाम में हुआ तो पुरुष का जो एक डरावना दबाव था मुसलमान महिलाओं के प्रति, वो समाप्त हुआ। एक पूंजी उनके हाथ में आई, उनको उज्ज्वला गैस से चूल्हा फूंकने से निजात मिला, शौचालय से उनकी मर्यादा की रक्षा हुई, ये सारी 3 तलाक से उनका आत्मसम्मान जगा। इन सारे बातों से ये सोचने लगी है मुसलमान महिला। पुरुष तो कट्टर होने के कारण भाजपा विरोध में चले जाएंगे, पर महिला ये सोचती है कि हमारे ये कट्टर पुरुष केवल वोट के कारण बीजेपी का विरोध करते हैं, पर जो काम कर रही है बीजेपी ठीक कर रही है, इसलिए उनका झुकाव कितना प्रतिशत है ये अपन नहीं कहें, पर निश्चित रूप से उनका झुकाव भी भाजपा की तरफ हुआ है। दूसरा,
जो युवा वर्ग है मुसलमानों का, वो भाजपा को वोट अगर नहीं भी दे रहा है तो तेजस्वी के साथ भी नहीं है, वो प्रशांत किशोर के साथ है। इसलिए मुसलमानों का युवा वोटर कुछ ओवैसी के साथ है, कुछ प्रशांत किशोर के साथ है, महिला वोटर प्रशांत किशोर साथ भी है, और भाजपा और एनडीए के पक्ष में भी कुछ मतदान कर रहे हैं। तो जो मुसलमानों का एक तरफा वोट जाता था उसमें कुछ प्रतिशत का, बहुत ज्यादा का नहीं भी आए तो कुछ प्रतिशत का गिरावट महागठबंधन का होगा। और दूसरा जो फैक्टर है, आप देखे होंगे टीवी में आजकल जो एंकर पूछते हैं तो एक छोटा सा बच्चा भी यादव समाज का, 9 साल का, 13 साल का, उसको अगर पूछे तो बोले कौन हो, क्या हो, यादव। क्या बनोगे आगे चल के, तो बोले गुंडा बनूंगा, रंगदार बनूंगा। ये जो बात आता है, और लोगों के मन में ये बात बैठ गया कि ये लालू जी का जो राज था वो कैसा राज था, कैसे रंगदारी असूल करते थे, कैसे गुंडागर्दी होता था, डॉक्टरों का पलायन हो गया था, डॉक्टरों को उठा उठा के ले जा रहे थे। कोई व्यक्ति के पास टेलीफोन आ गया कि इतना पैसा भेजो, तो नहीं भेजा तो उसके लाश मिलता था सुबह। और खास करके एक वर्ग मुसलमानों का और एक वर्ग यादवों का इन सारे कर्मों में संलिप्त था, जिससे बाकी समाज में भय व्याप्त था। नीतीश जी के आने के बाद वो भय दूर हुआ और आज एक स्वतंत्र रूप से लोग अपने व्यवसाय कर पा रहे हैं, व्यापारी, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी कर पा रहा है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। इसका भी सीधा सीधा लाभ मिल रहा है एनडीए को, और महागठबंधन को उसका नुकसान हो रहा है। आज वो सोच रहे हैं, सबसे बड़ी बात, एक लाभ सोच रहा था महागठबंधन कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो हर घर से एक सरकारी नौकरी देगा। आप कल्पना करो, 2.5 करोड़ घर है, 2.5 करोड़ लोगों को कैसे सरकारी नौकरी देगा? लोगों के विश्वास की बात नहीं है। हंसी का पात्र और मजाक का पात्र बन गया है तेजस्वी का ये वादा। लेकिन मान लो हम कहें कि कुछ भोले भटके नौजवान उस पर विश्वास भी करते, तो ठीक इसी समय कोर्ट ने तेजस्वी के खिलाफ, राबड़ी देवी के खिलाफ, मीसा भारती के खिलाफ और लालू यादव के खिलाफ जो चार्जशीट को दायर हुआ, और उसमें उसने जो आरोप तय किया कोर्ट ने, अब प्रथम दृष्टया का आरोप तय करना मतलब प्रथम दृष्टया कोर्ट को लगना कि ये केस चलने के लायक है, ये केस में दम है, ये केस में ये अपराध बनता है जो धारा पुलिस ने लगाया है। तो ये जो मामला आया, आरोप तय हुआ कि नौकरी के बदले जमीन इन्होंने लिखा लिया, और छोटा मोटा जमीन नहीं, मॉल बन रहा है पटना में, अनेक जमीन लिखाया और उनके बच्चों को नौकरी दिया रेलवे में। और उस पैसे को कभी किसी को तेजस्वी के नाम पर, कोई राबड़ी के नाम पर, कोई साला के नाम पर, कोई साली के नाम पर, कोई कंपनी के नाम पर लालू के जो हुए, उससे भ्रष्टाचार का जो मामला आया है वो तो है। एनडीए के लोगों को ये प्रतिस्थापित करने में सफलता अर्जित हो गई कि ये नौकरी क्या देंगे, ये तो नौकरी के बदले जमीन लेने वाले हैं। और ये कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा है, ये कोर्ट कह रहा है, कोर्ट ने आरोप तय किया है। लोगों के मन में ये विश्वास जगा कि ये नौकरी देने वाले नहीं है, ये नौकरी के बदले जमीन लेने वाले हैं, लोगों को ठग करके, लोगों को धमका करके, लोगों को नौकरी के लालच दे करके उनके जमीन हथियाने वाले हैं। और जिसको कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया मान लिया, तो इससे भी इनका जो एक आधार था नौकरी वाला वो खत्म हो गया। दूसरा, कांग्रेस और महागठबंधन के बीच में कहीं भी तालमेल नहीं है, इनके किसी भी गठबंधन, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनका सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा था। इससे लोगों का अविश्वास जगा है। जो उनको वोट भी देना चाहता था वो सोच रहा है कि क्या करने को वोट दें, वो तो वोट हमारा पानी में चला जाएगा, वोट बर्बाद हो जाएगा, उससे अच्छा जो जीतेगा उसको वोट दो। कुछ वोट ऐसे भी होते हैं हमारे देश में, वो वोट सीधा एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये महागठबंधन में राहुल फैक्टर, मैंने कहा राहुल गांधी 2 महीना पहले तो वोट चोरी की बात करते हैं और फिर विदेश भाग जाते हैं, फिर समझौता तक के लिए नहीं आते, फिर दूसरे को भेजते हैं, गहलोत जी को। और उसके बाद आज क्या हो रहा है,
चुनाव प्रचार में मोदी जी आज भी थे बिहार में, और राहुल जी कहा मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, चुनाव बिहार में हो रहा है। और क्या करें, मछली पकड़ने जा रहे हैं, पानी में घुस के मछली पकड़ रहे हैं बिहार में। वो दिखा रहे हैं लोगों को मैं मछली पकड़ता हूं। और बड़े मजेदार बात कि गांव के तालाब को दिखा करके लोगों ने क्या ट्रोल किया उसमें कि अरे इतना सुंदर पानी, साफ पानी गांव में है बिहार का, नीतीश के राज में, जहां राहुल जी उतर करके मछली पकड़ सकते हैं। क्या जगहसाई का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राहुल जी का गुप्त एजेंडा चल रहा है कि राहुल को अपना अगर बिहार में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सरवाइव कराना है, कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करना है, तो एक ही मात्र आधार बन सकता है कि बिहार में लालू तेजस्वी को समाप्त करो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को समाप्त करो, समाजवादी को समाप्त करो, आरजेडी को समाप्त करो। तो गुप्त एजेंडा के तहत वो इन चुनावों में राहुल जी, तेजस्वी और लालू की पार्टी आरजेडी को, और यूपी के चुनाव में अखिलेश की पार्टी समाजवादी को समाप्त करने का ही गुप्त एजेंडा चला रहे हैं, जिससे कांग्रेस उन प्रांतों में मजबूत हो सके। ये उनका गुप्त एजेंडा है और इसको तेजस्वी और लालू भी समझ चुके हैं। लेकिन है दूसरा फैक्टर, तेज प्रताप है बिहार में। हम आंक नहीं रहे हैं तेज प्रताप को, पर जब घर में फूट होता है। एक बात मैंने महाराष्ट्र के चुनाव में आपको कहा था, आपने कहा कि शरद पवार अच्छे पोजीशन में आएंगे, मैंने कहा नहीं आएंगे, इसलिए कि पिछले बार जो लोकसभा में आए उसका कारण था कि अजीत पवार ने शरद पवार के बेटी के विरुद्ध अपने पत्नी को लड़ाया। भारत के लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि तुम घर घर में विवाद कर रहे हो, अजीत पवार ठीक नहीं हो, अजीत को हराया। और इस बार अजीत पवार के जगह में शरद पवार ने अपने भतीजा को लड़ाया, तो भी लोगों को लगा कि शरद पवार गलत कर रहा है, घर में लड़ाई कर रहा है। तो ये जो परिस्थिति आई, मैंने आपको उस दिन कहा था कि शरद पवार इसलिए नहीं आएंगे कि लोग स्वीकार नहीं करते कि इस प्रकार की राजनीति को। ठीक वही राजनीति तेजस्वी ने किया है, अपने भाई को दुत्कारा है, तेज प्रताप को अलग किया, परिवार से भी अलग किए, घर से भी अलग किए, और राजनीतिक दल उनको बनाना पड़ा। तो ये भारत की जनता परिवार में टूट को स्वीकार नहीं करती। ये मैं एक बार नहीं कई बार कहता हूं, महाराष्ट्र चुनाव में भी कहा था और हरियाणा चुनाव के बारे में भी कहा था कि जो चौटाला परिवार का फूट हुआ वो बिहार में नुकसानदायक होगा। जाट की जो एक मनोबल बढ़ा हुआ था, मैं कहा था आज उसी तरह यादव का मनोबल बढ़ा हुआ है, और इसको कोई स्वीकार नहीं करता है, दबंगाई को स्वीकार नहीं करता, परिवार के टूट को स्वीकार नहीं करता। और तेज प्रताप का फैक्टर भी तेजस्वी को बहुत बड़ा नुकसान करेगा। एक बात और ध्यान दीजिए, जंगल राज की याद को भुलाने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने पिता का फोटो न किसी पोस्टर में है, न किसी बैनर में है, न किसी फ्लैक्स में है, लालू यादव के फोटो को उड़ा दिया। पहली बार है आरजेडी के इतिहास में कि लालू के फोटो पर चुनाव हो रहे हैं, और वो तर्क ये दे रहे हैं, मन में ये डर समाया हुआ है कि लालू जी का अगर फोटो दिखेगा तो लोगों को जंगल राज याद आ जाएगा। अब मैं कि लालू जी का फोटो नहीं रहने से तो और जंगल राज ज्यादा याद आएगा, क्योंकि आरजेडी के पॉम्पलेट पोस्टर में लालू का फोटो नहीं है, ये तो चर्चा का विषय है। लोग देखेंगे कि लालू का क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है का उत्तर है कि जंगल राज का याद आ जाएगा, इसलिए नहीं है। तो जंगल राज का याद तो आ ही गया ना, जंगल राज का याद नहीं आएगा कहने से भी आ गया जंगल राज का याद। अरे इतना बड़ा जंगल राज इसका था जिससे ये फोटो देने में कितना कतरा रहा है, कितना बड़ा नुकसान होगा। तेजस्वी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारे हैं, इसलिए मेरा आकलन है कि इस बार महागठबंधन पूरी तरह इतिहास में सबसे कम सीट लेगी। आज तक के इतिहास में आरजेडी को जितना कम नहीं मिला उतना कम सीट होगा उसका। सीट आप तो 40 से 45 कितना, 45 से 48 कितना दे रहे हैं, 45 तक दे रहे हैं, 50 से 55 आरजेडी को। हाँ, आरजेडी 50 से 55 नहीं जा पाएगी इस बार, और कांग्रेस भी 2.5 अंक प्राप्त नहीं करेगी, और वीआईपी तो 2 सीट भी पा जाए तो बहुत मुश्किल है। वामपंथी को 3 से 5 सीट दिए। आप नोट करके रखिए
अंडर 50 से कम सीट महागठबंधन का इस बार होना है। 50 से अधिक सीट नहीं पाएंगे ये लोग सब मिला के। कई फैक्टर हैं उसके, कई कारण हैं उसके, जिन कारणों का हमने जिक्र किया। और जी एनडीए के पक्ष में चिराग पासवान के जुड़ने के बाद सीधा 9% वोट जुड़ा इनके साथ। दूसरा, मोदी जी की लोकप्रियता, प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं दिखता नहीं। आपने एक बात कही कि नीतीश की लोकप्रियता में कमी आई है। 2 महीना पहले तक ये लगता था कि नीतीश की लोकप्रियता में कमी आई है, पर आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का मतदाता, चाहे उसमें महिला हो, युवा हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, सब लोगों के मन में नीतीश के राज और लालू के राज की तुलना करने के बाद नीतीश के प्रति जो आक्रोश था वो समाप्त हो जाता है। भाई ये कुछ भी करे, बिहार में शांति लाया, ये कुछ भी करे, कानून व्यवस्था ठीक किया। बिहार में जो एक भय का वातावरण था, यहां तो नक्सलवादियों को डरते थे। हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सल के कारण हम लोग डरे हुए थे, कहीं कश्मीर में आतंकवादियों के कारण डरे हुए थे, पर बिहार में और उत्तर प्रदेश में गुंडा और माफिया के कारण लोग सहमे हुए थे। महिलाएं घर से नहीं निकल सकती थी, रात की बात छोड़ दें, शाम की बात छोड़ दें, दिन में अकेली महिला पटना जैसे शहर के सड़कों में नहीं घूम सकती थी अकेली। ये परिस्थिति, तो ये जो माफिया और गुंडा का भय था उत्तर प्रदेश और बिहार में, उससे जो योगी के राज में उत्तर प्रदेश में और नीतीश के राज में बिहार में लोगों को मुक्ति मिला है, उसका प्रतिसाद लोग वोट के समय देते हैं। जनता चुप रहती है, कुछ कहती नहीं है, पर जब निर्णय करती है भारत की जनता, तो उस निर्णय को कोई नकार नहीं सकता। आप कल्पना करें, 77 में जब इंदिरा जी को हटाया तो किसी के मन में कल्पना नहीं था। जब 80 में जनता पार्टी को हटाया तब भी किसी के मन में नहीं था। तो ये निर्णय जनता जो लेती है वो लेती है। और इस बार एक तरफा निर्णय, महाराष्ट्र जैसा चुनाव का रिजल्ट बिहार में आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। पानीग्राही जी, एक चीज और मैं देख रहा था बिहार में कि जो 17% मुसलमान वोटर हैं और असाउद्दीन ओवैसी का जो अपील है कि सहनी के वीआईपी पार्टी जिनके वोटर बिहार में 2% हैं, वो उप मुख्यमंत्री बनेगा और तुम 17% हो, दरी बिछाओगे, ये अपील भी वहां असर दिख रहा है। वहां पे मुसलमान लोग भी अब समझ रहे हैं कि आरजेडी में हमको कुछ मिलना नहीं है और खाली दरी बिछाने के लिए रहेंगे। तो जो एग्रेसिव वोटिंग होती थी आरजेडी के पक्ष में, वो भी कम, मेरा अनुमान इसीलिए है कि जो पिछले बार 80% मिला था वो 60% मिलेगा। दूसरा चीज, जैसे जन सुराज पार्टी है प्रशांत किशोर का, उसको मैं अनुमान लगा रहा हूं कि 3 से 5% वोट, और सीट में भी वही मतलब 3 से 7 सीट या 5 सीट मिल सकता है। 3 से 5 सीट मेरा मानना है। आपका उसके बारे में क्या अनुमान है? आप देखिए, इस बार मुसलमानों का वोट एक तरफा न कांग्रेस के साथ है, न आरजेडी के साथ है। मैंने कहा कि महिलाओं का कुछ वोट एनडीए के पक्ष में भी आ रहा है, युवाओं का कुछ वोट प्रशांत किशोर की ओर जा रहा है, और ओवैसी के तरफ कैसे नहीं जाएगा। उसका जो अपील है वो केवल ये नहीं कह रहे हैं कि 2% वोट वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा, बल्कि वो कह रहे हैं कि 12% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, 2% वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा और 18% वाला दरी बिछाएगा। कब तक? तो ये अपील उस समाज के लोगों के मन में भी जाता है और निश्चित रूप से इसका असर दिख रहा है। पिछले बार वो 5 सीट जीते थे, इस बार कितने जीतेंगे मैं नहीं कह सकता, पर वोट काफी काटेंगे, इसको कोई नकार नहीं सकता। यादवों का वोट भी आप कल्पना करो, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में उनका भी दौरा हुआ, वो भी यादव क्षेत्र में जाकर के कैंपेनिंग किए और उनके मन में एक बात उन्होंने बैठाया। उन्होंने एक प्रश्न किया, आप
यादवों को कि जरा यादव ये तो बताए कि सामान्य यादव एक परिवार को छोड़ करके उसके साला, उसके साली, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसके बेटी, ये सब बनेंगे सांसद विधायक, और सामान्य यादव वोट देगा केवल। मैं भी एक सामान्य यादव हूं, मुझे मुख्यमंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और आपके यहां यादवों को केवल वोट बैंक बना के रखा गया है। क्यों ये बाकी यादवों को टिकट नहीं मिलता, क्यों बाकी यादवों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता? ये जो अपील है यादवों के बीच में हुआ है। तो इस बार ऐसी रणनीति बनाई है एनडीए ने कि चारों खाना चीत है महागठबंधन। आप देखिएगा रिजल्ट, मैं आपको 14 तारीख को जब काउंटिंग होगा तो शाम को फोन करके बधाई दूंगा कि धनीराम जी 3/4 वोटों से 3/4 सीट जीत करके एनडीए ने सरकार बनाने का दावा किया। इसकी बधाई आपको मैं दूंगा, आप आज नोट करके रख लीजिए। बिल्कुल, मैं भी, एक तो जो आपने बिल्कुल सही कहा, मोहन यादव का जो वहाँ जो जनसभा हुआ है, और यादव वोटरों में जबरदस्त प्रभाव पड़ा है कि मध्य प्रदेश में 5% यादव हैं, और वहां के एक साधारण सी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है मध्य प्रदेश जैसे राज्य के। तो भाजपा के प्रति यादवों में भी लगाव बढ़ा है, और उसी का भी कारण है कि जो 80% यादव लोग वोट दिए थे आरजेडी को, अभी 60% से अधिक नहीं मिलेगा। और जो 8 से 10% का अंतर में उसके कारण हरियाणा का, उसके कारण भी बता रहा था। हरियाणा में जहां यादव लोग ज्यादा है वहां एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई, सारा का सारा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता। अहिरवाड़ा जिसको हरियाणा का, सारे यादव के क्षेत्र के सारे सीट, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती, सारी सीट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने जीता। यादवों का ये रुझान आया है मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद। हरियाणा की बात है, हरियाणा में तो पानीग्राही नहीं, कांग्रेस जीरो, टोटल जो अहिर लोगों का मतदान, जितने भी पूरे हरियाणा में जितने सीट में अहिर मतदाता ज्यादा संख्या में है, यादव जनसंख्या, वहां एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती। आप एनालिसिस करिएगा, खोजिएगा। हाँ, वो पिछले बार दिखा था, वो हाँ, दिखा था जरूर। तो ये अच्छा, यादवों को भी आया है। पानीग्राही बटोगे जी, बटोगे तो कटोगे का भी जो महाराष्ट्र में हुआ, उसका असर भी बिहार में है। एक बात नहीं और बता नहीं, दूं आपको, एक असर योगी, इतना बड़ा हुआ, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी साहब ने एक बात कही कि कांग्रेस ही मुसलमान और मुसलमान ही कांग्रेस, कांग्रेस और मुसलमान में कोई अंतर नहीं, कांग्रेस ही मुसलमान है और मुसलमान ही कांग्रेस है। ये एक सेकुलर देश में एक पार्टी ये कहे कि कांग्रेस मुसलमान है और मुसलमान कांग्रेस है, तो इसका जो दर्द हिंदुओं के मन में हुआ वो वोट में ही तो दिखेगा। हाँ, निगेटिव असर होगा उसका जरूर। उसको कब प्रस्फुटित करेगा अपने दर्द को, अपने दर्द को दिखाएगा किस माध्यम से? तो हिंदू जनमानस उद्वेलित है। कांग्रेस के बयान रेवंत रेड्डी जी देते हैं कि कांग्रेस ही मुसलमान और मुसलमान ही कांग्रेस, और कांग्रेस का एक भी नेता इसे उनका निजी बयान नहीं कहता है, उसका खंडन नहीं करता है, उसकी स्वीकृति देता है। कैसे हिंदू वोट देगा भाई? कांग्रेस ही मुसलमान और मुसलमान ही कांग्रेस, तो हिंदुओं का वोट क्यों चाहिए उसको? क्यों हिंदू वोट देगा उनको? एक नहीं अनेक उदाहरण है। इस देश के संस्थानों पर मुसलमानों का पहला अधिकार, इस देश के संपत्ति पर मुसलमानों का पहला अधिकार उनके प्रधानमंत्री ने कहा था। उनका मनमोहन मुख्यमंत्री सिंह। कहता है कि मुसलमान ही कांग्रेस, कांग्रेस ही मुसलमान। तो हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा? जो हिंदुओं का मनोभाव है वो बहुत विचलित है, और इस बार आक्रोश के साथ बिहार में वो इसका बदला लेगा। ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल, एक पानीग्राही जी कि जो मैं 8 से 10% गैप बताया हूं, और मैंने जो सीट का अनुमान लगाया है 148 से 160
एनडीए माने बीजेपी लीड एनडीए गठबंधन को, तो जो वोट का जो गैप, मेरा अनुमान है कि जो पिछले चुनाव में दोनों में 2% का अंतर था, एनडीए गठबंधन को 2% अधिक मिला था और सीट थी 125। तो ये हो भी सकता है, मैं भी जो दिया हूं 148 से 160, 160 मतलब 2/3 बहुमत। तो जी जी, दो तीन। आपका जो भी अनुमान है, तो उससे ये जो वोटों का अंतर का मेरा अनुमान है, उससे हो सकता है कि मतलब आपके अनुसार ही हो जाए। एक माने माने 3/4 बहुमत में आ जाए एनडीए, ऐसा भी हो सकता है। 1,26,00,000 महिलाओं ने प्रथम पेज में वोटिंग किया है। हम्म। 1,26,00,000 महिलाओं ने प्रथम पेज में वोटिंग किया है और उसमें से 1 करोड़ महिलाओं का वोट एनडीए की तरफ गया है। केवल 26 लाख वोट इधर उधर गए हैं। आप कल्पना नहीं कर हम्म। सकते, जो रिजल्ट आएगा वो अप्रत्याशित होगा, हम्म। अप्रत्याशित होगा। हम्म। आप एंकरों और का सुने होंगे, महिला वोट करने जा रही है, कोई ऑटो में जा रही है, कोई पैदल जा रही है और उसे एंकर पूछ रहा है कि 10,000 मिला? तो मिला। वो 10 लोगों को पूछते थे तो 9 लोग कहते थे कि मेरे को 10,000 मिला है और 2 लाख और मिलेगा, मैं वोट करूंगी जो हमको दे रहा है उसको, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, दलित महिला हो, आदिवासी महिला हो, सवर्ण महिला हो, यादव घर के महिला हो, है हर ना। कोई कहता है। और 10 में से 9 लोग कहते हैं। तो आप कल्पना करो, 1,26,00,000 जो महिला वोट हुआ है, उसमें से 1 करोड़ वोट सीधा सीधा एनडीए को गया है। और सेकंड फेज में भी यही होगा। थोड़ा बिल्कुल सा सही। कल्पना, आप छत्तीसगढ़ को ले लो। छत्तीसगढ़ में जैसे ही महतारी बंधन की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की, भूपेश भूपेश कहने वाले महिलाएं भी इस ओर शिफ्ट हो गए और यहां तो 10,000 बिल्कुल उनके खाते में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसका जो अब महतारी बंधन योजना हाँ, महाराष्ट्र में भी हुआ था सर, उसका महाराष्ट्र में भी हुआ था और चुनाव से। 10,000 रुपया उनके खाते में चला गया है। और हिंदुस्तान की पुरुष थोड़ा बहुत नट सकता है, महिला जिससे 10,000 प्राप्त की है भाई साहब, वो उसको वोट जरूर देगी। वो फिर सशक्ति की बात कर रही है भाजपा, एनडीए। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं को 10,000 रुपया हम फ्री में रेवड़ी के रूप में नहीं दे रहे हैं, आपको सशक्त करने के लिए 2 लाख रुपया और देंगे, रोजगार स्थापित करने के लिए। इसलिए इसका नाम कोई वंदन, कोई चंदन नहीं रखा, इसका नाम रखा आजीविका दीदी। दीदियों को आजीविका देने के लिए, दीदी अपने पैर पर खड़े हो। और जो ये एक मुश्त 10-10 हजार दिया गया है। एक मुश्त 10,000 उनके खाते में पहुंच गया। हम्म। अच्छा, आप कल्पना नहीं कर सकते, जो पानी रिजल्ट ग्रही आएगा। जी, जी ये जो तेजस्वी यादव है, इसके जो एक योजना जो हर परिवार से एक नौकरी देंगे, उसका भी इतना छीछालेदर हुआ है कि 2,88,00,000 परिवार हैं बिहार में, और 2,88,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देगा तो उसका बजट जाता है 10 लाख करोड़ के। अभी पिछला बजट बिहार की 2 लाख करोड़ की है। तो सब लोग समझ गए कि ये मतलब जुमला है, और महाजुमला है ये तो संभव ही नहीं है। भाई इसका भी साहब, असर बहुत पड़ा 9वीं पास या 9वीं फेल है। नौवीं तेजस्वी फेल है। यादव। नौवीं हाँ, फेल 9वीं है। फेल तेजस्वी यादव। अगर ये कहे कि मैं हर घर से नौकरी दूंगा तो लोग समझते हैं ये अनपढ़ है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। पढ़ा लिखा होता तो ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी समझता है कि 2.5 करोड़ नौकरी क्या होता है। तुम्हारे यहाँ कुल नौकरी कितने हैं सरकारी, कुल नौकरी के वेतन कितने हैं? और 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी कैसे दोगे? कौन से पोस्ट में दोगे? फिर पोस्ट तुम नया क्रिएट कर लोगे, पर उसके लिए पैसा कहां से लाओगे? कहां से बिल्कुल 12 बिल्कुल। लाख करोड़ रुपया आपके पास आएगा, जबकि आपका बजट ही 2 लाख 2.5 लाख करोड़ है? कहां से दो इतना लाख पैसा करोड़ आएगा? 4 गुना पैसा पूरे बजट से, सारे काम रोक दोगे तो भी नहीं कर सकते तुम, तो कैसे होगा? ये बात क्या नहीं समझती जनता? इतना बिल्कुल बेवकूफ बिल्कुल। समझते हैं जनता को। सारी बात समझती है जनता, और जब उसको अवसर आता है तो वोट के रूप में उसका हिसाब भी चुकता करती है जनता। और इस बार पूरा बिल्कुल। पूरा हिसाब चुकता होगा। इसीलिए जी कहते जी। हैं लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये अनपढ़ और गंवार तेजस्वी यादव जिस प्रकार का घोषणा किया है, मैं कहता हूं घोषणा करो तो लोगों को विश्वास लगे।
बिल्कुल बिल्कुल लोगों बिल्कुल। के विश्वास के लायक घोषणा करो। तुम बोलोगे मैं 2.5 करोड़ घरों में हर घर को सरकारी नौकरी दूंगा, वो भी सरकारी नौकरी, किसी कंपनी में नहीं, किसी प्रकार की। मैं घर में एक रोजगार स्थापित करूंगा बोले तो भी समझ में आता है, रोजगार की बात भी नहीं, सरकारी नौकरी दूंगा। और जब सरकारी नौकरी दिए रेलवे में तो जमीन लिखा लिया। कैसे चलेगा, कैसे लालू चलेगा? लालू परिवार की जो है अजीब है। तो पाणिग्राही जी, अब चर्चा को विराम करते हैं, और आपने अमूल्य समय निकाला, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आपको भी नमस्कार, और दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार सबको, आपके दर्शकों को भी, आपको भी कोटि कोटि नमस्कार।